जय हिंद। लास्ट 2 क्लासेस में हमने संविधान संशोधन के बारे में बात की थी, जिसमें सबसे पहले हमने ये देखा था कि संविधान संशोधन होता क्या है और क्या भारतीय संविधान में इसका प्रावधान किया गया है या नहीं। तो किया गया है या नहीं किया गया है। संविधान के किस भाग में? भाग 20 में किया गया। और किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? 368 के अंतर्गत। अच्छा, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है? 2 प्रकार से। और भारतीय संविधान में संशोधन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। एक बार बता दो जल्दी से। पहला प्रकार साधारण बहुमत से, दूसरा प्रकार विशेष बहुमत से जिसमें कितने वोट चाहिए? 2/3। और तीसरा विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति की जिसमें आवश्यकता होती है। तो ये हो गया संविधान संशोधन। फिर हमने देखा था कि समय समय पर संविधान संशोधन करने के लिए बहुत सी सरकारों ने प्रयास किया और उन्होंने कोशिशें भी की वो संविधान के मूल ढांचे को क्या कर सकें, थोड़ा परिवर्तित कर सकें। पर समय समय पर हमने एक ऐसे वाद देखे जिसमें आपने देखा शंकरी प्रसादवाद, आपने देखा गोलकनाथवाद, आपने देखा जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था आपका केशवानंद भारतीवाद में, जिसने स्पष्ट रूप से न्यायालय ने बोल दिया कि आप परिवर्तन कीजिए, आप संशोधन कीजिए, परंतु आप संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन या बोल सकते हैं बुनियादी संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकते। अच्छा, ये बुनियादी संरचना में कौन कौन से पॉइंट आते हैं आपके? जैसे संवैधानिक सर्वोच्चता रहेगी, फिर प्रजातंत्र, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता। ये संविधान के मूल ढांचे हैं, मतलब आप इनमें कभी बदलाव नहीं कर सकते। ये देश की विचारधारा है और इस विचारधारा को परिवर्तित नहीं। बाकी आप चाहें तो संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन या कोई नई चीजों को उसमें ऐड करना कर सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया था, इसमें किसी को प्रॉब्लम थी? अब हमने ये देखना है कि संविधान संशोधन कब कब किए गए। अब किए तो बहुत सारे गए हैं, लगभग 105 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। अब 105 में इंपॉर्टेंट जो जो है उन पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ बड़ी भूमिका निभाई होगी हमारे संविधान परिवर्तन में। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और अच्छे से देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से संविधान संशोधन है जो पहली चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज आपको पता भी होने चाहिए कि ये चीज पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, से बाद में आपको अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। तो आज हमें क्या करना है? महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखने हैं। सबसे पहले परिचय देख लेते हैं कि भारत का संविधान बदलती परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार खुद को समायोजित करने के लिए संशोधन का प्रावधान करता है। इसका मतलब हमारी पुस्तक में लिखा है कि संविधान संशोधन समय आने पर किए जा सकते हैं। संविधान के भाग 20 में आर्टिकल नंबर 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्तियों से संबंधित है। अच्छा, संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किसी व्यक्ति विशेष के पास है क्या कि हम बोलें कि सीएम कर सकता है, पीएम कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है? होता है। संसद मतलब हमारी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 चीजों से मिलकर संसद बनती है। तो यदि हमें संशोधन करना है तो बिल किस में लाना होगा पहले? राज्यसभा में या लोकसभा में? किसी में भी लाया जा सकता है। और दोनों ही सदन में पास होना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। और इसके बाद स्वीकृति के लिए किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। इसमें कहा गया है कि संसद इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के माध्यम से संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की बुनियादी संरचना या बोल सकते हैं मूल संरचना से संबंधित हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि मूल संरचना होता क्या है ना। तो अब उसमें हम समय जाया नहीं करेंगे। केशवानंद भारती मामला 1973 सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था किस चीज के बारे में? कि बुनियादी संरचना को आप बदल नहीं सकते। इतना क्लियर है अच्छे से एकदम। अब हम बढ़े संविधान संशोधनों की ओर। कैसे कौन कौन से संविधान संशोधन है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है? चलो, सबसे पहला संविधान संशोधन, अब पहला है तो देखना पड़ेगा कब किया गया था। अच्छा, जब भी पहला संविधान संशोधन सुनते हैं या हमने इतना पढ़ा है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? 9वीं अनुसूची आती है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? और भू सुधार से संबंधित है। तो सबसे पहले तो ये याद ही रख लो अब कि 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था किस वर्ष? 1951 में। अब देखो, राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार। मैंने आपको सारे के सारे मूल अधिकार पढ़ा दिए हैं। उन मूल अधिकारों में याद होगा हमने एक चीज देखी थी कि अपवाद डाले गए थे आर्टिकल नंबर 15 और 16 में।
15 1 2 के बाद 3 4 5 6 अपवाद है, और 16 1 2 के बाद 3 4 5 6 अपवाद है। अब जिन्होंने पढ़ा नहीं है उन्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी, उसके लिए आप क्या करो, पहले जो YouTube में मूल अधिकारी क्लासेस डली हैं उनको पहले कंप्लीट देखो, तभी आप आगे जुड़ पाओगे। ठीक है, अब देखो इसमें आर्टिकल नंबर 15(4) था। अगर अच्छे से आपको याद हो, आर्टिकल नंबर 15(4) में हमने देखा था कि पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए राज्य क्या कर सकता है, प्रावधान कर सकता है। देखो एक तरफ आर्टिकल 15 क्या बोलता है, आर्टिकल 15 है क्या, पहले ये बताओ, आर्टिकल 15 क्या था? नहीं, 15 क्या था आर्टिकल 15? धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अब ध्यान से सुनना, यहां भेदभाव नहीं करने की बात हो रही है, पर जब राज्य किसी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कोई प्रावधान करेगा तो वो भेदभाव कहलाएगा। क्यों भेदभाव कहलाएगा, सुनिए तो, पूरा सुन लो, है ना, नहीं बोलने से पहले। अब बाद में तो वो नहीं रह ही जाएगा। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि यदि किसी व्यक्ति को सामाजिक रूप से पिछड़ा समझकर हम उसके लिए कुछ कर दें और एक जो संपन्न है उसके लिए कुछ ना करें, तो ये भेदभाव हो गया। क्योंकि हमारा देश क्या करता है, साफ तौर पर बोलता है कि लिंग, जाति, मूल, वंश के आधार पर क्या नहीं करेंगे, परंतु उन्हें आवश्यकता थी क्योंकि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना था, तो हमें भेदभाव करना पड़ेगा। अब संविधान हमें इसकी इजाजत नहीं देता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और इस पॉइंट को ऐड करना पड़ेगा कि ये जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्ति हैं, हमें इन्हें क्या देना पड़ेगा, कुछ स्पेशल राइट्स या अधिकार देने होंगे। इसी के लिए कौन सा संशोधन किया गया था, आर्टिकल 15(4) में, जो जोड़ा कब गया है, पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में, कि राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसलिए राज्य इसलिए आपको क्या देता है, रिजर्वेशन देता है, कुछ स्पेशल जॉब्स में क्या देता है, प्रायोरिटी देता है ना। तो ये क्यों देता है, क्योंकि संविधान तो बोलता है आप भेदभाव नहीं कर सकते, परंतु इस संशोधन ने उस चीज को इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया, इसलिए वो कर सकता है। भूमि सुधार और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए क्या जोड़ा गया, देखो भूमि सुधार सरकार ने क्या किया, जमींदारों से क्या ले ली, उनकी जमीनें ले ली, है ना, तो वो कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट। अब बार बार इसकी न्यायिक समीक्षा होती थी तो जमीन उनको क्या दे दी जाती थी, वापस। तो क्या किया जाए, एक 9वीं अनुसूची बना दो, 9वीं अनुसूची को क्या कर दो, न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दो, कि 9वीं अनुसूची में हमने जो विषय रख दिया उस पर न्यायिक पुनरावलोकन फिर नहीं हो सकता, आप उसे लेकर फिर कोर्ट के पास नहीं जा सकते। तो एक 9वीं अनुसूची बना दी, 9वीं अनुसूची में क्या रख दिया, भू सुधार को रख दिया, और इससे वो न्यायिक समीक्षा से बाहर हो गया। और फिर आपको पता है क्या किया गया था, लैंड एक्वायर किया था गवर्नमेंट ने और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया था लोगों पे, है ना। तो भू सुधार यानी 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, पहला संविधान संशोधन। इसके बाद आर्टिकल 31 के अंदर 2 आर्टिकल जोड़े गए थे, बस आपको इतना याद रखना है, इनके अंदर नहीं जाना है कि 31A क्या है, 31B क्या है, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी संविधान का भाग है ही नहीं। आपको सिर्फ ये याद रखना है 31A और 31B जोड़ा गया था, किस अमेंडमेंट के तहत, पहले संविधान संशोधन के तहत। अब एक चीज मैंने आपको बताया, आर्टिकल नंबर 19 में आपको एक आजादी दी जाती है भाषण और अभिव्यक्ति की, पर हर चीज की एक सीमा होती है ना। कि यदि मैं आपसे बोलूं कि इस प्लेटफॉर्म पे आके आप कुछ बोलिए, पर आप कुछ गलत अपशब्दों का उपयोग नहीं कर सकते, वो एक सीमा है। वैसे ही आपकी भाषण और अभिव्यक्ति की भी एक सीमा होती है कि आप उसका दुरुपयोग करके कुछ भी ऐसे शब्द नहीं बोल सकते जिससे देश की एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचे, या देश के यदि किसी दूसरे देश के साथ अच्छे संबंध है और आपके बोलने की वजह से वो संबंध खराब हो रहे हैं, तो ऐसे नुकसान ना हो। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के 3 और नए आधार जोड़े गए। पहला, सार्वजनिक व्यवस्था, मतलब आप भाषण या अभिव्यक्ति के माध्यम से कोई भी ऐसा कृत्य नहीं बोलेंगे या करेंगे जिससे सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचे। मतलब आपने अभिव्यक्ति की, लोगों को भड़का दिया, दंगे हो गए, सामाजिक व्यवस्था क्या होगी, खराब हो गई। इसके बाद विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, ठीक है, अभी ये चीज किसने की, मालदीव ने की, हमने तो नहीं किया। हमारे पीएम कहाँ घूमने गए, लक्षद्वीप घूमने गए थे, बढ़िया घूम रहे थे। अब फोटो शूट का शौक है हमारे पीएम को, अच्छी बात है, स्मार्ट दिखते हैं, अच्छी बियर्ड रखते हैं, तो फोटो डाली, पर वहां अभिव्यक्ति का दुरुपयोग किया किसने, आपके मालदीव के मिनिस्टर्स ने, जो बोल दिया कि लक्षद्वीप कभी मालदीव नहीं बन सकता, पहले आप साफ सफाई पे ध्यान दे दो, वगैरह वगैरह। तो इससे एक ऑनलाइन जंग छिड़ गई, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स की, और आखिर में नुकसान किसका हुआ, मालदीव्स का, क्योंकि भारत का नुकसान तो कोई कर नहीं सकता, है ना, कोई पैदा नहीं हुआ भारत का नुकसान करने वाला। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और किसी अपराध के लिए उकसाना,
ठीक है, वही चीज है कि माइंड वॉश करना, अभिव्यक्ति के नाम पर उकसा देना। आपने देखा होगा जेएनयू, है ना, है ना, कि डैश तेरे टुकड़े होंगे, समझ में आया। तो ये चीजें आपकी अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता को रोकता है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले तो सिंपल था, आपको अभिव्यक्ति की क्या दी गई थी, आजादी। पर फिर बोला गया नहीं, हमारे भारतीय कुछ ज्यादा ही एक्सपर्ट है ना, इन्हें आजादी का बहुत अच्छा दुरुपयोग करते आता है। तो इस अमेंडमेंट के तहत जोड़ दो कि अब अगर इन चीजों में से किसी चीज का आपने उल्लंघन किया तो वो एक कानूनी दायरे के अंदर माना जाएगा। समझ में आया। पहली चीज जोड़ी गई कि 15(4) जोड़ दिया गया कि आप सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए क्या कर सकते हो, प्रावधान कर सकते हो। दूसरा सिंपल 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो भू सुधार से संबंधित है। तीसरा आर्टिकल 31A और 31B जोड़े गए। चौथा भाषण अभिव्यक्ति पर थोड़ी सी प्रतिबंध लगाए गए। और अंतिम, राज्य द्वारा किसी व्यवसाय या व्यापार के राष्ट्रीयकरण। आपको पता है कि यदि राज्य सरकार चाहे, राज्य की जब बात होती संविधान में तो पूरे देश की बात होती। मैंने आपको ये चीज बार बार बताई है कि संविधान में जब राज्य शब्द का उपयोग हो तो मतलब आपके भारत की बात हो रही है, ना कि मध्य प्रदेश की बात हो रही है। पता है ये चीज। इंग्लिश में स्टेट और हिंदी में राज्य लिखा हो तो संविधान में क्योंकि कहीं भी देश वगैरह शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। तो राज्य द्वारा किसी व्यवसाय या व्यापार के राष्ट्रीयकरण को केवल इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि यह व्यापार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अब आप लोगों को पता है कि यदि गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर सकती है। राष्ट्रीयकरण मतलब वो उसको एक्वायर कर सकती है एक मुआवजा देकर। अब एक चीज है, गवर्नमेंट जो मुआवजा देगी उस मुआवजे को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि हमें मुआवजा कम मिला या ज्यादा मिला, पहली चीज। और दूसरी चीज, यदि राज्य एक्वायर करता है तो हमें एक अधिकार प्राप्त है, यदि आपको याद हो कि हमें व्यवसाय करने का अधिकार है ना। उस व्यवसाय करने के अधिकार के नाम पर आप ये नहीं बोल सकते कि सरकार हमसे नहीं ले सकती। समझ में आई चीज। सरकार ने डायरेक्टली ये बोला है कि हम चाहें तो आपके बिजनेस को नेशनलाइज यानी राष्ट्रीयकृत कर सकते हैं, यानी उसको एक्वायर कर सकते हैं, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी सारी बातें सरकार ने कर दी पहले ही संविधान संशोधन 1951 में। ये तो पहला है, सोचो 105 तक तो क्या नहीं हुआ होगा, है ना। चीजें बिगड़ी फिर सुधरी, तो ये चीजें चलती रहती। कोई भी एकदम से बहुत अच्छा तो बन नहीं सकता, थोड़ा बिगड़ना जरूरी है, फिर आगे आने वाली चीजें उसको सुधार के जाती हैं। तो ये था आपका पहला संविधान संशोधन। पहला पॉइंट क्या था इसका, देखो जब तक समझ में ना आए आप बार बार पूछना, पर ऐसा मत करना कि स्लाइड में आगे बढ़ा दूं और आपको कोई पॉइंट ही क्लियर नहीं था पहले। ठीक है, आप बार बार पूछो, मैं बताऊंगा कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है, आप बिल्कुल पूछ सकते हो। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य क्या कर सकता है, प्रावधान कर सकता है। क्लियर है ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें भू सुधार रखा गया है। तीसरा पॉइंट, 31A और 31B को जोड़ा गया। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, क्या क्या क्या, भाषण और अभिव्यक्ति पर कुछ युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए गए, है ना। पहला निर्बंधन था सामाजिक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। दूसरा था विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध। तीसरा था, अब आप मुझे एक बात बताओ, आज हमारे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स मतलब किसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहली चीज तो वो हमने चुनकर भेजा लोकसभा में तो पहले जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब वो मिनिस्टर बन जाते हैं तो वो उस कार्यपालिका को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जिसमें देश चला रहे हैं। अब मान लीजिए जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े मिनिस्टर है ना, विदेश मंत्री हैं, यानी उनके शब्द मैटर करते हैं। अब वो अभिव्यक्ति का यदि उपयोग कर कर किसी देश के लिए, अगर उन्होंने किसी देश के लिए एक शब्द भी गलत बोला तो वो जयशंकर प्रसाद जी के शब्द नहीं होंगे, वो किसके शब्द होंगे, वो भारत के शब्द होंगे। इसीलिए इन्हीं चीजों को, अब वो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध बिगाड़ सकते हैं, है ना। इसीलिए अभिव्यक्ति पे क्या लगा, अब वो कोई भी व्यक्ति हो, निचले से निचला और ऊंचे से ऊंचा, अभिव्यक्ति पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई। और तीसरा तो उकसाना, किसी को उकसाकर अगर आपने किसी की हत्या करवा दी, मारपीट करवा दी, दंगे करवा दिए, कुछ भी करवा दिए, तो भी वो एक अपराध के अंतर्गत माना जाएगा। अगला पॉइंट क्या था, सरकार चाहे तो किसी भी व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर सकती है और उसे आप व्यवसाय के अधिकार के नाम पर रोक नहीं सकते, ठीक है, या चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये था आपका पहला संविधान संशोधन 19। आपको ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं, आपको ये भी याद रखना है, और किस डेट में हुआ ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि डेट भी पूछी जाती है। अब मान लो आपसे सवाल पूछा गया कि भू सुधार 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष जोड़ा गया, तो आंसर क्या होगा इसका, 1951 में जोड़ा गया। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद सीधे आता है 7वां संविधान संशोधन। 2 3 4 5 6 क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट
नहीं, अब छोटी मोटी चीजों के लिए हम उनमें नहीं जाएंगे। अब देखो, अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो, ये वर्ष लिखा है 1956। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। पहले भारत में राज्य नहीं हुआ करते थे, पता है? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी हुआ करते थे। ऐसे तो थे नहीं कि 28 राज्य, 22 राज्य, 25 राज्य। फिर क्या किया गया, एक राज्य को गठन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। क्या नाम था उसका? फजल अली, या मैं इसको और सरल बोल देता हूं, राज्य पुनर्गठन आयोग। ये कब किया गया था? 1953 में बना था, और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी जस्ट 2 वर्षों के बाद 1955 में। और इसी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पर अब एक अमेंडमेंट होने वाला है। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन 1956। अब देखो, राज्यों के मौजूदा वर्गीकरण को 4 श्रेणियों अर्थात भाग ए, बी, सी और डी राज्यों में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और फिर पहली बार बनाए गए आपके 14 राज्य और 6। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में सर्वप्रथम राज्य पुनर्गठन 1956 में किया गया था, जिसके तहत कितने राज्य? 14 राज्य बनाए गए थे। और कितनी यूटीज बनाई गई थी? 6 यूटीज बनाई गई थी। किस संविधान संशोधन के तहत? 7वां संविधान संशोधन। ऐसे याद रखना कि साथ साथ मिलकर क्या किया गया था? राज्यों का गठन किया गया था। उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दिया गया। अब आप सभी को पता होगा कि हर स्टेट में हाई कोर्ट नहीं है। हर स्टेट में नहीं है, कुछ स्टेट्स के, 2 स्टेट्स के एक हाई कोर्ट है। अब ऐसे में यूटीज का क्या किया जाए? चलो स्टेट में तो हो गया, तो क्या किया गया कि स्टेट के अलावा यूटीज को भी इसके क्षेत्राधिकार में फिर रख दिया गया कि अब जैसे अगर पुडुचेरी है तो वो तमिलनाडु हाई कोर्ट के अंतर्गत अपना कार्य कर सकता है। इसके बाद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। अच्छा, भारत में अभी 28 राज्य हैं, पर 28 हाई कोर्ट्स नहीं है। क्यों नहीं है 28 हाई कोर्ट हमारे यहाँ पर? अब जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको कि एक हाई कोर्ट है आपका महाराष्ट्र में, मुंबई में है हाई कोर्ट। पर जो दादर और नागर हवेली के जो केसेस हैं वो कहां पर आते हैं? मुंबई में आते हैं। दादर नागर हवेली क्या है? एक यूटी है। अच्छा, दादर नागर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर क्या बना दिया गया है? एक यूटी बना दिया गया। तो इन सबके बाद कहां पर आएंगे? मुंबई हाई कोर्ट में आएंगे। तो मुंबई हाई कोर्ट में ये क्यों आएंगे? उनके लिए अलग से हाई कोर्ट क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि इतने सारे हाई कोर्ट्स बनते तो उतने ज्यादा चीजें बढ़ती। तो उन्होंने सिंपल क्या बोल दिया कि हम एक अमेंडमेंट के तहत क्या कर देते हैं कि एक से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि चाहते तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता था। परंतु अभी तो अलग अलग है, पर हर राज्य में अलग अलग नहीं है। 28 हाई कोर्ट्स नहीं है। ठीक है। इसके बाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय में कुछ न्यायाधीश होते हैं अतिरिक्त, या फिर आप बोल सकते हो कार्यवाहक। कार्यवाहक मतलब क्या होता है? ये कार्यवाहक शब्द का मतलब क्या होता है? जो कुछ समय के लिए उस पद को संभालते हैं। मान लीजिए कि वहां के मुख्य न्यायाधीश की मृत्यु हो गई, या मुख्य न्यायाधीश ने पद छोड़ दिया, या उस समय वो पद पर उपस्थित नहीं है, तो उस कार्य को कौन संभालेगा? तो उसके स्थान पर एक कार्यवाहक न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। तो इसमें 3 प्रावधान किए गए हैं जो बहुत बेहद ही आसान है। पहला तो आप डेट से समझ जाना। 7वें में क्या किया गया? 14 राज्य और कितने? 6 यूटीज बनाए गए। इसके बाद उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दिया गया। 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, और अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई। किस संविधान संशोधन के तहत? 7वां संविधान संशोधन। ठीक है। चलिए अब चलते हैं 9वां संविधान संशोधन। वर्ष क्या लिखा है? 1960। अब एक चीज अच्छे से ध्यान रखना आप, 1960 में अभी बांग्लादेश का निर्माण नहीं हुआ है। क्योंकि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ है? 1971 में हुआ है। अभी केवल एक ही देश है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान अभी 2 भागों में है। पहला वेस्ट पाकिस्तान, और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्योंकि ये जो भारत का मैप है आपका, यहां पर एक पाकिस्तान था पहले, और एक ये जो आपका वेस्ट बंगाल का एरिया जिसे आप आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, एक पाकिस्तान ये था आपका पश्चिमी पाकिस्तान, और ये दोनों मिलकर एक देश बनाते थे, पाकिस्तान। ठीक है। अब होता क्या है, 1960 में 9वां संविधान। मैंने आपको एक चीज बताई है जब मैंने आपको भारत का भाग 1 पढ़ाया था संविधान का, कि यदि हमें अपने क्षेत्र में परिवर्तन करना है, हमें अपने नामों में परिवर्तन करना है ना, तो हमें बहुत ज्यादा विशेष बहुमत की या संशोधन की आवश्यकता
नहीं है। परंतु यदि हमें अपने भारतीय भूक्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंपना है तो हमें संशोधन की आवश्यकता नहीं। केवल एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि हम दूसरे देश को भूमि सौंप रहे हैं। वो कंडीशन ये है कि ये आदेश किसी इंटरनेशनल कोर्ट ने भारत को दिया हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आज पीओके का है, पीओके है, आज पीओके का वाद यदि मान लें कि इंटरनेशनल कोर्ट पर चल रहा है और इंटरनेशनल कोर्ट कहता है कि इसे आपको सौंपना होगा, ठीक है, फलाना फलाना देश को आपको सौंपना होगा, तो उस कंडीशन में आप उसे सौंप सकते हैं बिना संशोधन किए। परंतु यदि हमें खुद की इच्छा से किसी को सौंपना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। तो ना हम खुद की इच्छा से सौंपेंगे पीओके को, ना हम उनकी इच्छा से मानेंगे उनकी बातों को, ठीक है। इसके बाद भारत पाकिस्तान समझौता 1958 में किया गया जिसके तहत बेरुवारी संघ, ये पश्चिम बंगाल में स्थित एक क्षेत्र था, क्या नाम है इसका? बेरुबारी। ये भारतीय भूक्षेत्र को किसको सौंप दिया गया? अब ये एक समझौते के तहत सौंपा गया जो कब हुआ था? 1950। तो ये भी याद रखना है, बेरुबारी संघ का जो समझौता था भारत पाकिस्तान के मध्य 1958 में हुआ था। और 2 वर्ष के बाद उस बेरुबारी क्षेत्र को जो वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता था पहले, वो किसे सौंप दिया हमने? पाकिस्तान को। यानी किस पाकिस्तान को? अब इसको तो सौंपेंगे नहीं, मतलब अभी तो दोनों एक ही देश है, पर हमने किसको सौंप दिया? पूर्वी पाकिस्तान को। और आज ये क्षेत्र किसके पास है? बांग्लादेश के पास है। क्लियर है? तो 9वां संविधान संशोधन किया गया था बेरुबारी को किसे सौंपने के लिए? बांग्लादेश को, पाकिस्तान को सौंपने के लिए। इसके बाद 10वां संविधान संशोधन 1961, पुर्तगाल से अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप दादर नागर हवेली को पहले किसके पास थे? पुर्तगाल के पास थे। आपका गोवा किसके पास था? पुर्तगाल के पास था। मतलब देश हमारा स्वतंत्र था, परंतु ये जो छोटे छोटे क्षेत्र थे इस पर आधिपत्य किसका था? पुर्तगाल का था। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर भारत के संघ में शामिल नहीं हुए थे। तो 10वां संविधान संशोधन किया गया और दादर और नगर हवेली को किसमें ऐड कर दिया गया? भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में शामिल कर लिया गया। बस आपको इतना याद रखना है, दादर नागर हवेली 10वां संविधान संशोधन याद रहेगा। दादर और नागर हवेली को किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जोड़ा गया? 10वां संविधान संशोधन। वर्ष कौन सा? फिर आता है 11वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1961। अभी केवल आप डिटेल देखो, आपको पीडीएफ जब मिल जाएगी ग्रुप पे तो आप इसको बहुत इत्मीनान से समय देकर केवल आधे घंटे पढ़ना, ठीक है। आधे घंटे में आप चीजों को जैसे से मैच करोगे आपको ये लगेगा कि हमने सारे संशोधन कर लिए। और ये इसलिए करना जरूरी क्योंकि कल हम इसके आगे बढ़ेंगे। आज पूरे के पूरे संशोधन तो हो नहीं सकते, कल जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो ऐसा ना हो कि आप पीछे के ही संशोधन भूल जाए, है ना। तो उसको रिकॉल करना बहुत जरूरी। केवल 3 दिन तक पढ़ो, फिर चौथे दिन आपको उसको रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं आपसे पूछूंगा दादर नगर हवेली तो आप सीधे बता दोगे 10वां संविधान संशोधन, ठीक है। मैं बोलूंगा 9वीं अनुसूची तो आप सीधे बता दोगे पहला संविधान संशोधन। इसके बाद 11वां, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल का प्रावधान करके उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को बदल दिया गया। देखो पहले क्या होता था, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक संयुक्त संसद की क्या होती थी, तो उसको कुल मिलाकर रिप्लेस कर दिया गया कि एक क्या बना दिया गया? नया निर्वाचक मंडल बना दिया गया। किसके चुनाव के लिए? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने इसको इसमें रख दिया था, ठीक है। बस इतना याद रखना, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को बना दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत? 11वां संविधान संशोधन। 12वां, अभी हमने 10वें के तहत किसको जोड़ा था? दादर और नगर हवेली। 12वें के तहत गोवा नहीं जुड़ा है अभी तक। गोवा भी किसके आधिपत्य में था? पुर्तगाल। गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में क्या किया गया? शामिल। किसके तहत? तो अभी क्लियर कर लेते हैं, 10वें के तहत किसको? दादर नगर हवेली, ठीक है। पहले हवेली, ऐसे याद रखते हैं, सबसे पहले हवेली आई, बाद में गोवा आया, ठीक है। सबसे पहले हवेली, दादर और नागर हवेली किस संविधान संशोधन के तहत? 10वां संविधान संशोधन। और उसके बाद आया गोवा और दमन दीव किस संविधान संशोधन के तहत? 12वां। जस्ट उसके ऐसे याद रखना कि आपके घर वाले क्या बोलते हैं कि पहले 12th पास कर लो उसके बाद गोवा घूमने चले जाना, है ना। क्योंकि आप क्या हो जाओगे 12th के बाद? एडल्ट हो जाओगे, है ना। तो ऐसी समझ लेना कि हम गोवा कब तक नहीं जा सकते जब तक हम 12th पास नहीं कर लेते, है ना। या हमारी सरकार ने एक स्कीम निकाली 85% बनाओ और गोवा घूम कर आओ, वो भी दिन दूर नहीं है बेटा, देख लेना। क्योंकि आजकल के बच्चे 25,000 स्कूटी लैपटॉप से खुश नहीं होते। गोवा ट्रिप दो आप तो, फिर देखो क्या मजा आता है, ठीक है। तो गोवा दमन दीव 12वां संविधान संशोधन। इसके बाद 13वां संविधान संशोधन, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए विशेष प्रावधान
किए गए। ठीक है, तो नागालैंड किस संविधान संशोधन के तहत? 13वां संविधान संशोधन, नागालैंड को भारत के संघ क्षेत्र में राज्य का दर्जा दिया गया और विशेष प्रावधान उसके लिए किए गए। 14वां संविधान संशोधन 1962। अच्छा, ये सेम ईयर इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि एक ही साल में 2 अमेंडमेंट हुए, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक अमेंडमेंट का एक सेम ही ईयर होना चाहिए, अलग अलग ईयर भी हो सकते हैं, सेम ईयर भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए किसी वर्ष 4 अमेंडमेंट हो गए, मान लो, तो उसका सेम ईयर रहेगा 2024। समझ में आया? 14वां संविधान संशोधन, पुडुचेरी को भारतीय संघ में क्या किया गया? शामिल किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानसभाओं और मंत्रिपरिषद के निर्माण का प्रावधान किया। पहले क्या होता था, जो यूटीज होती थी उनमें विधानसभा नहीं होती थी। जब विधानसभा नहीं होगी तो मंत्रिपरिषद कैसे होगा? विधानसभा ही में तो मंत्रिपरिषद बैठता है ना। तो आज आप ये बताओ, ऐसी कौन सी यूटी है जिसमें विधानसभा है? बताइए। दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी वो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास स्वयं की विधानसभा है ना। और स्वयं की विधानसभा है मतलब स्वयं के मिनिस्टर्स भी होंगे। मिनिस्टर्स मतलब उनके पास उनकी मंत्री परिषद भी है। तो ये पहले नहीं होता था। ये कब ऐड किया गया? 14वां संविधान संशोधन 1962 में, कि हमने एक व्यवस्था बना दी कि यूटीज में अब क्या हो सकता है? विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन किया जा सकता है। क्लियर है? 12, 13, 14। मैं कल जब नया लेक्चर लाऊंगा तो मैं इसको पहले एक बार रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आप घर से भी इसको रिवाइज करके आओगे। ठीक है। इसके बाद 18वां संविधान संशोधन 1966, क्या किया गया इसमें जरा देख लेते हैं। यह स्पष्ट कर दिया गया कि नया राज्य बनाने की संसद की शक्ति में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के एक हिस्से को दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मिलाकर एक नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति भी शामिल है। मैं बताता हूं कैसे, क्या बोलना चाह रहा है। मान लो आज मध्य प्रदेश एक राज्य है, छत्तीसगढ़ एक राज्य है, दोनों लगे हुए हैं। अब संसद का मन है कि मध्य प्रदेश के आधे भाग को रखिए और छत्तीसगढ़ के आधे भाग को रखो, और हम क्या बना देते हैं? एक नया राज्य बना देते हैं, एक नए स्टेट का क्या कर देते हैं? डेवलपमेंट कर देते हैं। तो ये यही बोला गया इस अमेंडमेंट में, 18वें संशोधन में, कि संसद के पास ये भी शक्ति है कि वो चाहे तो 2 राज्यों के हिस्से या 2 केंद्र शासित प्रदेशों के हिस्सों को जोड़कर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इसने पंजाब और हरियाणा नामक नए राज्य क्या किए? बनाए। ठीक है, किस अमेंडमेंट के तहत? 18वां। अब थोड़ा सा बताओ जरा मुझे कि आपका दमन दीव कब बना? आराम से सोच के। बिल्कुल नहीं, 12वां में, गोवा के साथ। अभी गोवा पूछता तो बता देते बेटा 12। तो गोवा को मित्र बनाकर रखो, किसके साथ? दमन और दीव के साथ। ठीक है। और 10वें में दादर और नागर हवेली। अच्छा, 14 राज्य और 6 यूटी, कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। चलो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी चीजें। अब सीधे कहां चलते हैं? बहुत फ्रेंडली हैं आप इससे। आपने एक अनुसूची पढ़ी है 8वीं, जिसमें किसकी बात की गई है? भाषाओं की। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, मान लिया 22 भाषाएं हैं, परंतु मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी। इसका मतलब 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये बाद में जोड़ी गई है। तो जोड़ने के लिए क्या किया गया होगा? ऐसा तो होता नहीं होगा कि स्पीकर आए, लोकसभा स्पीकर, कि मैं आज आपको एक नई चीज बताने वाला हूं, हम गोंडी भाषा को आज से क्या कर रहे हैं? 23वीं भाषा के रूप में जोड़ रहे हैं। अब लोग हाँ बोले चाहे ना बोले, मैं तो अध्यक्ष हूं, मैंने जोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है ना। क्या होता है? संशोधन करने पड़ते हैं। एक मत होना चाहिए सभी के बीच में। ठीक है, एक स्वीकृति होनी चाहिए राष्ट्रपति की। तो 14 के बाद 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये तो पता है कि सिंधी जोड़ी गई, पर अक्सर हम भूल जाते हैं कि किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई। तो 21वां संविधान संशोधन वर्ष 1960। याद रखना 8वीं अनुसूची में केवल 3 बार परिवर्तन हुए, जिसमें से पहली बार आपने देख लिया। इसके बाद 16, 17, 18 जोड़ी जाएगी, फिर एक अमेंडमेंट और होगा जिसमें 19, 20, 21, 22 जोड़ी जाएगी। तो 21वां संविधान संशोधन 1967, कौन सी भाषा? सिंधी भाषा जोड़ी गई। किस भाषा, कितने नंबर की भाषा के रूप में? 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई। 24वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था कि इसमें कुछ जबरदस्ती की शक्तियों का उपयोग किया गया है और राष्ट्रपति को। अच्छा देखो ये क्यों आता है, देखो 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय के, ये गोलकनाथ भाई याद है?
पंजाब में कितने एकड़ जमीन थी इनकी? 500 एकड़ जमीन। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय के गोलकनाथ फैसले 1967 के जवाब में लाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि संसद के पास संविधान में संशोधन के माध्यम से किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने की शक्ति। जब ये गोलकनाथवाद आ गया 1967 में, तो 71 में क्या किया गया? फिर एक अमेंडमेंट की, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, शक्ति तो है हमारे पास और उस शक्ति को हम रिवाइव करके रहेंगे। क्यों? गोलकनाथवाद में साफ तौर पर बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकते। आपको याद आ रही हैं चीजें? शंकरी प्रसाद में बोला कि कर सकते हैं, गोलकनाथ में बोला कि नहीं कर सकते, और एकदम से जैसे आपके कौन आते हैं? केशवानंद, तो बोलते हैं कर सकते हैं परंतु मूल संरचना में परिवर्तन। अच्छे से याद है ये चीज। तो जब ये चीज हुई तो सरकार ने बोला कि हमें स्वयं को पावरफुल बनाना तो जरूरी है, वरना हम परिवर्तन कैसे करेंगे चीजों पे। तो इसमें क्या किया गया? अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन करके मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की संसद की शक्ति को क्या किया गया? पुष्टि कर दी गई कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला बोला, अब हम अमेंडमेंट के थ्रू लिख ही देते हैं डायरेक्ट इसमें कि संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, अब वो चाहे मूल अधिकार हो चाहे वो कोई भी भाग हो। ठीक है, याद रखना अभी तक आपका केशवानंद भारतीवाद नहीं आया है। ठीक है, वर्ष चल रहा है, अभी भी केशवानंद भारती को आने में 2 वर्ष हैं। अभी मूल संरचना का शब्द यहाँ पर नहीं आया है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना क्या कर दिया गया? अनिवार्य। अब केवल एक फॉर्मेलिटी रह गया था कि संशोधन बिल पहले लोकसभा जाए या राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा जाए या राज्यसभा, और फिर स्वीकृति के लिए कहां जाता था? अब राष्ट्रपति को आंख में पट्टी बांध के रखना है, जैसे ही उसको पता चला संशोधन बिल आया उस पर क्या कर देना है? साइन, और वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। यानी वो जो बिल था वो एक एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है अधिनियम, इसका मतलब ये सारे के सारे पास हो चुके हैं, इसलिए अधिनियम लिखा हुआ, वरना ये बिल होते। ठीक है, बिल और एक्ट में फर्क समझना। बिल पेश किया जाता है तब तक वो क्या है? बिल है। और लोकसभा में यदि वो पास हो गया और राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई, तो क्या बन गया? एक्ट बन जाता है, वो एक अधिनियम बन जाता है। ठीक है, क्लियर है? 24वां हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, और दूसरा चीज आपकी कि राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य हो गया। तो 24वां इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 26वां संविधान संशोधन। अच्छा, ये 2 वर्ष पहले पीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा था, प्रीवी पर्स। ये क्या होता है प्रीवी पर्स? रियासतों के पूर्व, इसमें वर्ष पूछा गया था, इसमें एक्चुअल में पीएससी ने इसका अमेंडमेंट नहीं पूछा था, क्या पूछा था? वर्ष पूछा था। तो आपको दोनों ही चीज याद रखनी है। 26वां संविधान संशोधन 1971, इसमें रियासतों के शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को। अभी प्रीवी पर्स क्या होता है? क्या कोई वॉलेट? अब देखो, भारत शुरू से तो एक संघ नहीं था, है ना? संघ तो सरदार पटेल ने मेहनत की, बहुत सारे लोगों ने मेहनत की, तब जाके एक संघ बना राज्यों और रियासतों को मिलाकर। अब हुआ क्या कि सारी रियासत तो शुरू से हाँ नहीं कर रही थी कि हाँ हम भारत में जुड़ने को बहुत खुश हैं, हमें जुड़ना ही है। तो इन्हें कुछ लालच दिया जाता था। लालच कैसा? कि आप आइए, हम आपको पहली चीज तो संविधान सभा में भी हिस्सा देंगे, ठीक है, दूसरी चीज आपको विशेष अधिकार मिलेंगे। विशेष अधिकार मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट। और तीसरा, हम आपको एक वेतन देंगे जिसे हम बोल सकते हैं पेंशन। क्या देंगे हम आपको? जिससे आप राजा की तरह जीवन जी सकते हैं। और रही बात इनकम की, अब देखो राजा है, अब राजा वो किसी क्षेत्र के रहे होंगे, अब वहां से आने वाला जितना भी टैक्स कलेक्शन है, जो बिक्री कलेक्शन है, या जो भी बोला जाए, वो किसके पास आता था? राजा के पास। तो राजा का वो क्या था? इनकम सोर्स था, कि वो कर लेता था जो भी लेता था, या चीजों का उसकी खुद की सेना हुआ करती थी। परंतु जब वो भारत संघ में मिल गया तो ये सारे सिस्टम क्या हो गए? समाप्त हो गए। क्यों? क्योंकि अब ये सारा कलेक्शन कौन करेगा? अब ऐसा तो नहीं है ना कि राजा आप अपना कलेक्शन करो, हम अपना कलेक्शन अलग से करेंगे। ऐसे में तो संघ की विचारधारा ही समाप्त हो गई। तो क्या किया जाता था कि आप चिंता मत करो, हम आपको विशेष अधिकार भी देंगे और एक पेंशन के रूप में अमाउंट भी देंगे, जिससे आप अपना जो रहना है अच्छा राजा की तरह वो कर सकते हो। आप तो राजा हो। क्योंकि रही बात विशेष अधिकार की, वो हम आपको दे रहे हैं, हम आपको संविधान सभा में स्थान दे रहे हैं, देश में एक अच्छा स्थान दे रहे हैं, तो ये सारे अधिकार दिए गए थे। अब 1971 आ चुका है, भारत को आजाद हुए लगभग कितने वर्ष हो चुके हैं? अब गणित लगाओ बेटा, 47, 71, 50, 60, 70, कितने साल हो गए? लगभग कितने? 24 साल। 24 साल हो गए,
भारत में राजतंत्र समाप्त हो चुका है, रियासत नाम की कोई चीज नहीं बची, केवल स्टेट्स और यूटीज बचे हैं, ठीक है। परंतु जो राजा है वो आज भी राजा की तरह जी रहे हैं, वो आज भी कहीं से निकल रहे हैं तो बिल्कुल राजा की तरह निकल रहे हैं, वो आज भी कहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल राजा की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा है, और आज भी सरकार उन्हें क्या दे रही है, पेंशन दे रही है। तो सरकार ने सोचा कि नहीं, यहाँ सभी एक समान है, यहाँ कोई राजा नहीं है, ठीक है। तो हमें सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए इस सिस्टम को समाप्त करने के लिए, एक अमेंडमेंट कर देते हैं। कौन सा अमेंडमेंट, 26वां 1971 में, और लिख देते हैं कि इस प्रिवी पर्स को और विशेष अधिकार को क्या किया जाता है, अब राजा जी आप भी एक समान नागरिक हैं दूसरों की तरह, ठीक है। बुरा तो लगा होगा उन लोगों को, पर कुछ हो नहीं सकता ना, पहले खूब दो, जब खुद पावरफुल हो जाओ तो फिर बोलो समाप्त बेटा, अब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। प्रीवी पर्स समझ में आया। आज के बाद ऐसा तो नहीं होगा प्रीवी पर्स सुनोगे और कंफ्यूज हो जाओगे कौन से पर्स की बात हो रही है, ऐसा तो नहीं है ना। चलो, इसके बाद होता है 31वां संविधान संशोधन 1973 में। आज लोकसभा सीटें कितनी है, 545, ठीक है। हालांकि अब एंग्लो इंडियन सीट समाप्त कर दी गई है, परंतु हमें 31 में जो लिखा है वही याद रखना पड़ेगा, आज के उस पर नहीं देख सकते हम। क्या हुआ था, 1971 की जनगणना के रिजल्ट आए, ठीक है, और संसद चौंक गई कि गजब के आजाद हुए हैं हम तो। आ रही बात समझ में, एकदम से पॉपुलेशन क्या होने लगा, बूस्टअप होने लगा, आजाद जो हो गए थे हम, कोई मारने वाला था ही नहीं, हम तो एकदम फ्री हो चुके थे हम। तो हम क्या कर रहे थे, जनसंख्या बढ़ा रहे थे अपनी, है ना, क्योंकि बेरोजगारी भी थी, रिसोर्सेस कम थे, पब्लिक सेक्टर्स डेवलप हो रहे थे, इकोनॉमी धीरे धीरे ऊपर आ रही थी, तो जॉब सेक्टर्स भी धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। पर हर कोई एलिजिबल तो था नहीं उस चीज के लिए, बहुत कम ही लोग थे, तो बाकी पॉपुलेशन बढ़ा रहे थे। तो जैसे ही 1971 के रिजल्ट्स आते हैं तो सरकार को लगता है कि नहीं, सीट्स कम पड़ रही हैं, नेतृत्व कम पड़ रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, सीट बढ़ानी पड़ेगी। और यही चीज अभी 2026 में होने वाली है ना। अभी जो आप 545 देख रहे हैं, हो सकता है 600 प्लस हो जाए, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन अब बहुत ज्यादा पीक पर जा चुकी है। तो क्या किया गया, लोकसभा सीटों में 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। अब इतनी गणित तो आती है आपको, कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं, कितनी, 20 सीटें, है ना। तो कल को ये मत बोलना कि सीटें कितनी बढ़ाई गई ये मैंने नहीं बताया। अब 525 से बढ़ाकर 545 की गई, तो मतलब 20 ही बढ़ाई गई है ना। किस संविधान संशोधन के तहत, 31वां संविधान संशोधन, वर्ष कौन सा, 19, बिल्कुल सही, क्लियर है ये। इसके बाद 33वां संविधान संशोधन 1974, अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन किया गया और प्रावधान किया गया कि संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का इस्तीफा अध्यक्ष और सभापति द्वारा तभी स्वीकार किया जाएगा जब वह संतुष्ट हो कि इस्तीफा स्वैच्छिक या वास्तविक है। सरल भाषा में, कि विधानमंडल का सदस्य या लोकसभा राज्यसभा के सदस्य यदि कभी इस्तीफा देते हैं तो एक्सेप्ट कौन करता है, वो किसे देते हैं, अध्यक्ष को देते हैं या सभापति को देते हैं। तो सभापति पहले इस चीज की जांच कर सकते हैं या देख सकते हैं कि क्या वो स्वैच्छिक रूप से दे रहे हैं, मतलब कि जबरदस्ती या किसी कारण की वजह से वो इस्तीफा देने को बाध्य तो नहीं है। अगर नहीं है तो वो उस इस्तीफे को क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। तो इसे रीड कर लेना, बहुत ज्यादा वो नहीं है। इसके बाद 35वां संविधान संशोधन 1974। अब यहाँ पे एक सिचुएशन आएगी, थोड़ा सा दिमाग खोल कर रखना। देखो, सिक्किम को एक संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया, किसका, सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया, और भारतीय संघ के एक सहयोगी राज्य का दर्जा। इसका मतलब, सहयोगी राज्य का मतलब है कि सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, केवल क्या दिया गया है, सहयोगी राज्य, सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। यानी भारतीय संघ में एक कंप्लीटली स्टेट नहीं बोला गया, उसे बोला गया ये एक सहयोगी राज्य, और इसे क्या किया गया है, संरक्षित राज्य के रूप में माना गया। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया तथा इसमें सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने संबंधी नियम एवं, अब देखो स्पेशल स्टेट था सिक्किम जिसको जोड़ा जा रहा था, ठीक है, तो उसके लिए अलग से क्या बनाए गए, पहले प्रावधान। जैसे देखो, आज जम्मू कश्मीर क्या था, पहले स्टेट था, फिर जम्मू कश्मीर आज के डेट में क्या है, यूटी है। अब कल को यदि सरकार चाहे तो जम्मू कश्मीर को फिर से क्या बनाएगी, स्टेट बनाएगी। अब सरकार चाहे कि यार जम्मू कश्मीर के हालात थोड़े अलग है बाकी स्टेट से, है ना, तो हम इसको किसी, पहली चीज स्पेशल दर्जा चाहे तो दे सकती है, पहली चीज। दूसरा चीज, यदि सरकार चाहे तो हमें इस स्टेट के लिए कुछ अलग नियम और कानून रखने, तो भी सरकार उसको बना सकती। सेम चीज किसके लिए की गई यहाँ पर,
सिक्किम के लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब यहाँ एक कंफ्यूजन आ गया, 10वीं अनुसूची कहाँ से आ गई? क्योंकि 10वीं अनुसूची तो हम जानते हैं 1985 में जाके जोड़ी गई थी, और इसका तो हमें बिंदु भी पता है, दल बदल कानून, याद है? तो ये 10वीं अनुसूची कहाँ से आई, है ना? कंफ्यूज हो गए हम यहाँ। तो इसके लिए हमें अगले अमेंडमेंट की ओर जाना पड़ेगा, जो कब किया गया? 35 के बाद सीधे, कि सिक्किम को भारतीय संघ का क्या बना दिया गया? अभी जो शहर राज्य था वो क्या बन गया? पूर्ण राज्य। और 10वीं अनुसूची को क्या कर दिया गया? अब आई बात समझ में। देखो 10वीं अनुसूची को क्यों बनाया गया था? कि सिक्किम के उसमें नियम और शर्तें लिखी हुई थी कि सिक्किम एक शहर राज्य होगा, और उसके नियम और शर्तें ये रही आपके सामने। पर जब सिक्किम शहर राज्य से क्या बन गया? पूर्ण राज्य बन गया, तो 10वीं अनुसूची की आवश्यकता ही क्या होगी? तो 10वीं अनुसूची को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। इसलिए फिर आगे जाकर 1985 में फिर से क्या बनेगी आपकी? 10वीं अनुसूची। ये डाउट क्लियर हो गया अच्छे से? फिर आता है आपका 38वां संविधान संशोधन, 38। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को गैर न्यायसंगत बना दिया। इस शब्द का मतलब बता दो जल्दी से मुझे, गैर न्यायसंगत क्या होता है? गैर न्यायसंगत, हाँ, न्यायिक चुनौती। क्या नहीं दी जा सकती? न्यायिक चुनौती। अब राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, मैं एक व्यक्ति हूँ, नागरिक हूँ, जनता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कहाँ पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट की बुलाइए राष्ट्रपति जी को, ये कैसे लगा दिया? मुझसे पूछा क्या उन्होंने? है ना? मैं घर से निकल नहीं पा रहा हूँ, मुझे रोका जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में संसद ने बोला कि घर में बैठो बेटा, आपको इसमें गैर न्याय संगत है, आप न्यायालय के समक्ष नहीं जा सकते। और राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक द्वारा अध्यादेशों की घोषणा को भी क्या बना दिया गया? अब अगर अध्यादेशों को ही आप चुनौती देने लगे तो अध्यादेश की पावर कहां गई? फिर खत्म अध्यादेश। आर्टिकल नंबर कौन सा अध्यादेश? आर्टिकल 123। अब देखो अध्यादेश क्या होता है ये मैं आपको राष्ट्रपति में बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक। अध्यादेश वो होता है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, हमें कोई कानून पास करना है, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर देते। मैं डिटेल में आपको किसमें बताऊंगा, उसमें प्रेसिडेंट में बताऊंगा। तो क्या कर दिया गया? दो चीजों को गैर न्यायोचित कर दिया गया। पहला आपातकाल, और दूसरा अध्यादेश। कौन सा संविधान संशोधन? 38वां संविधान संशोधन। इसके बाद आज का अंतिम संविधान संशोधन कौन सा? 39वां। 39वां। अच्छा, ऐसा कौन है क्लास में जिसे हिंदी नहीं आती समझ में? मतलब हिंदी की वर्ण ये नहीं समझ आते, अंक समझ में नहीं आते, है कोई ऐसा महानुभाव कक्षा में? वैसे पता है आपको, ये नोट जब मैं रेडी कर रहा था तो केवल हिंदी में लिखा था, फिर मुझे कुछ समझदार याद आए, तो मैंने फिर बीच में जोड़ा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना? मुझे पता है कल को मेरा सिर ना खाए आप, इसीलिए। अच्छा, कौन है जिसको 38 37 36 समझ में नहीं आता? है कोई ऐसा? होगा भी तो बेटा हाथ नहीं उठाओगे तुम लोग, है ना? बिल्कुल। यहाँ बेइज्जती कराने से अच्छा है कि हाथ नीचे रखा जाए। हिंदी आनी चाहिए आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, और वर्णमाला भी आनी चाहिए। क्या सिखाओगे आने वाली जनरेशन को? एबीसीडी? एबीसीडी सिखाओगे? 39वां संविधान संशोधन 1975। अच्छा, इसको लाने के पीछे बहुत बड़ा रीजन था, इसलिए इसमें कारण मैंने स्पेशली लाया हुआ है। देखो क्या हुआ था, एक व्यक्ति थे, कहाँ चले गए? राजनारायण। ये गए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, कि जो लोकसभा चुनाव किया गया है इंदिरा गांधी के द्वारा वो शून्य घोषित होना चाहिए, क्योंकि वो गैर कानूनी ढंग से किया गया है और जीता गया है। इस बात को लेकर गए थे, क्योंकि देखो 1975 आप सभी को पता है क्या हुआ था? वित्तीय कह रहा हूं, आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगा दिया गया था। एक तरीके से मोनोपोली हो गई थी गवर्नमेंट की, और वो गवर्नमेंट ने अपनी क्या किया था, फिर सरकार भी बनाई थी। हालांकि इस आपातकाल की वजह से ही आने वाले इलेक्शंस में ये सरकार हारी थी। तब क्या किया जाता है, एक संशोधन किया जाता है कि ऐसे नहीं चलेगा, इतने बड़े बड़े डिसीजन ये नहीं ले सकते। फिर एक संशोधन होता है, कौन सा? 39वां 1975 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर, मतलब आपके लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के दायरे से ही क्या कर दिया गया? कि भाई अब राष्ट्रपति से संबंधित कोई वाद आया, प्रधानमंत्री से संबंधित कोई वाद आया, तो न्यायालय इस पे कोई भी कार्यवाही या निर्णय नहीं दे सकता। तो कौन देगा? तो कौन देगा? क्योंकि निर्णय देने का काम किसका है?
इसमें बोला गया कि संसद के द्वारा दिया जाएगा, संसद के द्वारा एक प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा और उसके अनुसार ही क्या किया जाएगा, मतलब एक समिति बनेगी या जांच समिति बनेगी या एक प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो कौन करेगा, संसद करेगी। इसका निर्णय ऐसे प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा जो संसद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। मतलब अब इनके मुद्दे पर यदि कोई चर्चा या होना है या जांच होना है तो वो पावर किसके पास है, अब संसद के पास है, ना कि किसके पास, ना कि न्यायालय के पास। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। एक बार पीछे चलते हैं, जल्दी से देख के आते हैं, यदि कुछ समझ में ना आ रहा हो तो बताओ। प्रीवी पर से याद है 1971, चलो ठीक है। 31 याद रखना, लोकसभा सीटें बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो 525 से 545 कर दी गई। 24वां तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा कि हम किसी भी क्षेत्र उसमें परिवर्तन कर सकते हैं और राष्ट्रपति जी को इसमें हाँ अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। ये 24वां हो गया आपका। 18वें में आपका क्या था कि 2 क्षेत्रों को मिलाकर एक नया राज्य या यूटी बनाया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। 21वां संविधान संशोधन, कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई। तो ये चीज आपको एक बार घर जाकर अच्छे से देखना पड़ेगा। क्लियर है। आज हमने केवल 1 से लेकर 39 तक ही देखा है, हमें 105 तक का सफर तय करना है, ठीक है। जिसमें अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, 42वां और 44वां, जो अपने आप में एक संविधान है, ठीक है। इसलिए मैंने उसको आज इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि फिर आपका दिमाग पूरा हौच पौच हो जाता, ठीक है। अच्छा शब्द है हौच और पौच, ये हो जाता। क्लियर है। तो इसलिए हम उसको अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, यानी कल कवर करेंगे। कोई समस्या इसमें, समस्या होगी तो कल आप समस्या को लेकर आएंगे, फिर हम उस समस्या को संशोधन के द्वारा दूर करेंगे। क्लियर है, क्लियर। जय हिंद।